हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सरताज एआरपी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। इसमें टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे और टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एटसेट्रा का ही पॉइंट है। नंबर एक बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में बात करेंगे। फोर्सेज जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है कंसनट्रेटेड और पॉइंट फोर्स एवं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, अर्थात कह सकते हैं कि संकेंद्रित अथवा बिंदु बल तथा सम्मिश्रित बल। फिर दूसरा पॉइंट आता है कारक तथा प्रतिकारक बल, मतलब एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस। फिर थर्ड आता है तनाव तथा संपीड़न बल, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स। पहला पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे। कंसंट्रेटेड और पॉइंट फोर्स। कंसंट्रेटेड और पॉइंट फोर्स के बारे में जानेंगे हम लोग। कंसंट्रेटेड और पॉइंट फोर्स के बारे में जानेंगे। जो बल अथवा भार पिंडों के किसी बिंदु विशेष पर क्रिया करता हुआ अथवा इस पर संकेंद्रित माना जा सके तो ऐसे बल को बिंदु बल अथवा संकेंद्रित बल कहते हैं। अर्थात समझेंगे कि कोई बीम ए बी है, इस बीम के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पर जो लोड कार्य करता है या फोर्स कार्य करता है उसे कंसंट्रेटेड या पॉइंट फोर्स या कंसंट्रेटेड या पॉइंट लोड कहते हैं। समझ गए बात। तो इस तरीके से एक बीम ए बी है, ए बी बीम के पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई पे एक मतलब स्पेसिफिक फोर्सेज लग रहे हैं, P1 P2 P3, है ना। तो इस तरीके से ये P1 P2 P3 जो हो गए ये कंसंट्रेटेड और पॉइंट फोर्सेस हो गए। आगे बात करेंगे जो बल अथवा भार पिंड की कुछ अथवा पूरी लंबाई पर समान रूप से बटा हुआ माना जाता है, ऐसे बल अथवा भार को सम्मिश्रित भार कहते हैं। जैसे कि ये एक बीम है, इस बीम में स्मॉल w न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी का एक लोड लगा हुआ है। अर्थात कह सकते हैं कि इसमें पर मीटर स्मॉल w न्यूटन का लोड बढ़ रहा है, डिस्टेंस के एलांग लोड भी बढ़ता जा रहा है। तो इससे कहेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या सम्मिश्रित भार कहेंगे या सम्मिश्रित बल कहेंगे। इसका एग्जांपल ये होता है कि जैसे किसी बिल्डिंग में कोई बीम है, अगर बीम के ऊपर जैसे छत है तो छत का जो लोड होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है। किसके ऊपर? बीम के ऊपर। बीम पे जो लोड पड़ता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। आगे पढ़ेंगे एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस के बारे में। जब दो पिंड ए तथा बी एक दूसरे के ऊपर बाह्य बल लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो संतुलन के लिए पिंड ए द्वारा पिंड बी पर लगाया गया बल F1 एक्शन में होगा हमेशा, पिंड बी द्वारा पिंड ए पर लगाया गया बल F2 रिएक्शन के बराबर एवं विपरीत दिशा में होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये है कि ये एक FBD बना हुआ है, फोर्स बॉडी डायग्राम। इसमें एक ब्लॉक बी है, एक ब्लॉक बी है, इस पे F1 का फोर्स एक्शन में लगाया गया नीचे की तरफ, है ना, बिलो में। तो जो ब्लॉक ए है इसी के साथ मिला हुआ है, तो इसमें क्या है, इसी के ऊपर रखा हुआ है, तो इसमें रिएक्शन कहाँ से होगा? रिएक्शन ये होगा कि नीचे की तरफ F1 लग रहा है तो बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो होगा। तो बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ F2 फोर्स लग रहा है। तो इसमें होगा क्या कि F1 जितने मैग्नीट्यूड का होगा F2 भी उतना ही मैग्नीट्यूड का होगा, लेकिन क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये कैसा है? ये आता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। भाई न्यूटन का जो थर्ड नियम है गति का, उसमें यही तो होता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे वही फंडा कार्य कर रहा है कि F1 एक्शन में है तो F2 रिएक्शन में है ना। तो इसमें क्या होगा कि F1 बराबर F2 होगा, किसमें? मैग्नीट्यूड में, और ये किसमें? अपोजिट डायरेक्शन में है। अगला पॉइंट आ रहा है पॉइंट सी, टेंशन एंड कंप्रेशन फोर्स। टेंशन एंड कंप्रेशन फोर्स मतलब तनाव तथा संपीड़न बल। तनाव बल जब किसी बॉडी पर किसी बल के कारण खिंचाव उत्पन्न कर दिया जाए, मतलब पुल उत्पन्न हो जाए, पुल कर दिया जाए, फोर्सेस द्वारा पुल कर दिया जाए, तो वह बल तनाव बल कहलाता है। तनाव बल के कारण पिंड की लंबाई में वृद्धि होती है। तनाव बल के कारण पिंड की लंबाई में वृद्धि होती है। अर्थात कह सकते हो कि जहाँ पे किसी बॉडी पे जब टेंशन फोर्स अप्लाई किया जाता है, एक्ट किए जाते हैं, तो वो बॉडी की लेंथ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, वहाँ पे तनाव बल रिएक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे एक बॉडी है, इसमें दो फोर्सेस F मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में एक बॉडी पर लगे हुए हैं और वहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं? पुल क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये अर्थात क्या, कौन सा फोर्स लग रहा है? तनाव बल लग रहा है। और इसमें क्या होगा? इसकी लेंथ में जो है वो इंक्रीजमेंट होगा।
अगला पॉइंट पढ़ेंगे संपीड़न बल। संपीड़न बल जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाकर दबाव मतलब पुश उत्पन्न कर दिया जाए तो वह बल, दबाव मतलब पुश उत्पन्न कर दिया जाए तो वह बल संपीड़न बल कहलाता है। संपीड़न बल के कारण पिंडों की लंबाई में कमी होती है, क्योंकि यहाँ पर दबाव उत्पन्न किया जाता है, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे एक बॉडी है, इस बॉडी में दो फोर्सेज जो हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं, मतलब पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पे संपीड़न बल लग रहा है। संपीड़न बल मतलब कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। आगे कुछ बातें पढ़ेंगे इसमें से। इंजीनियरिंग में प्रयुक्त सामान्यतः तनाव तथा संपीड़न बल कार्य करते हैं। कुछ छड़ें ऐसी होती हैं जिन पर केवल टेंशन फोर्स ही कार्य करता है, अर्थात कुछ छड़ें ऐसी होती हैं, कुछ राड्स ऐसे होते हैं जिन पर केवल टेंशन फोर्स ही बियर करती हैं। ऐसी छड़ों को तान छड़ें या टाई रॉड्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इनका स्टील स्ट्रक्चर या ट्रस में यूज जो रॉड्स होती हैं वो केवल टेंशन फोर्स ही बियर कर पाती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर केवल संपीड़न बल ही कार्य करता है, जैसे कि कॉलम एवं स्ट्रट। अब आगे आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम क्या होता है कि बलों की दिशा, क्रिया बिंदु तथा क्रिया समतल के आधार पर बल निकाय का वर्गीकरण निम्न है। अर्थात समझेंगे कि फोर्स है, फोर्स के लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। फोर्स के लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, पॉइंट ऑफ एक्शन होना चाहिए, प्लेन ऑफ एक्शन होना चाहिए। इन तीनों की जानकारी होनी चाहिए फोर्स के लिए। तो इन्हीं के बेसिस पे फोर्स सिस्टम डिफाइन किया गया। अब फोर्स सिस्टम होता क्या है, फोर्स सिस्टम को बेसिकली डिवाइड भी किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। सिस्टम ऑफ फोर्सेज जो होता है दो प्रकार का होता है, समतली बल, असमतली बल। समतली बल मतलब कोप्लेनर फोर्सेज, असमतली बल मतलब नॉन कोप्लेनर फोर्सेज। कोप्लेनर फोर्सेज जो होता है 3 प्रकार का होता है, नॉन कोप्लेनर फोर्सेज जो होता है 3 प्रकार का होता है। तो कोप्लेनर फोर्सेज के बारे में पहले जानेंगे कि समतली संगामी बल, समतली असंगामी बल, समतली समांतर बल। समतली संगामी बल मतलब कोप्लेनर कॉन्ग्रेंट फोर्सेज को, समतली असंगामी बल मतलब कोप्लेनर नॉन कॉन्ग्रेंट फोर्सेज, समतली समांतर बल कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेज। इसी तरीके से असमतली बल के बारे में पढ़ेंगे। असमतली संगामी बल नॉन कोप्लेनर कॉन्ग्रेंट फोर्सेज, असमतली असंगामी बल नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्ग्रेंट फोर्सेज, असमतली समांतर बल नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेज। अब कोप्लेनर फोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कोप्लेनर फोर्सेज होता क्या है। कोप्लेनर फोर्सेज जब किसी पिंड पर कार्यरत किसी बल निकाय के सभी बलों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही समतल में हो तथा ऐसे बल निकाय को एक तली या समतली बल निकाय कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू देख रहे हैं हम लोग कि एक बॉडी है ये, इस बॉडी में जो फोर्स, कोई बॉडी है तो बॉडी पर फोर्सेज कई सारे एक्ट कर रहे हैं, तो उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है एक ही प्लेन में है, प्लेन में है। तो इसे क्या कहेंगे कि ये समतलीय बल है, कोप्लेनर फोर्सेज हैं। अब कोप्लेनर फोर्सेज का वर्गीकरण किए थे तो 3 प्रकार के थे, समतली संगामी बल, समतली असंगामी बल, समतली समांतर बल। तो इसमें से पढ़ेंगे एक एक करके। समतली संगामी बल के बारे में पढ़ेंगे जब विभिन्न बलों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में हो, अर्थात मिलती हुई प्रतीत हो, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेज कहलाते हैं। अर्थात फिगर से समझेंगे कि कोई बॉडी है, इसमें P1, P2, P3 फोर्सेज लग रहे हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं, तो इसे क्या कहेंगे, एक ही समतल में है और एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो इसे कहेंगे समतलीय संगामी बल, है ना। दूसरा पॉइंट आता है कि समतलीय असंगामी बल जब विभिन्न बलों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में हो परंतु एक ही बिंदु पर ना मिले अथवा ना मिलती प्रतीत हो और ना ही समांतर हो आपस में, तो समतलीय असंगामी बल कहलाता है। अर्थात कोई बॉडी है, बॉडी पर लगने वाले फोर्सेज की लाइन ऑफ एक्शन जो है एक ही प्लेन में हो, जैसे कि P1, P2, P3 एक ही प्लेन में है इनकी लाइन ऑफ एक्शन, परंतु एक बिंदु पर मिल नहीं रही हैं और ना ही मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं और ना ही आपस में ये पैरेलल हैं, तो इस तरीके से ये क्या कहलाएंगे, समतली असंगामी बल। समतली समांतर बल के बारे में पढ़ेंगे कि समतली समांतर बल होता क्या है, जब लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में एवं पैरेलल हो, जब लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में एवं पैरेलल हो, यदि दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो लाइक पैरेलल फोर्सेज, जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। जैसे कि इसमें फिगर से देखेंगे ABCD एक प्लेन है, इसमें
किसी बॉडी पर दो फोर्सेज लगे जिनकी लाइन ऑफ एक्शन आपस में पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या है, लाइक पैरेलल फोर्सेज है। अगर किसी बॉडी पर उसी बॉडी पर दो फोर्सेस लगे जिनकी लाइन ऑफ एक्शन आपस में पैरेलल है बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो जाएंगे। फिर अगला पढ़ेंगे असमतली बल निकाय। असमतली बल निकाय होता क्या है, जब किसी बल निकाय के सभी बलों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में न होकर डिफरेंट प्लेन में होती है तो ऐसे बल असमतली बल कहलाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जैसे समतली बल था तो समतली बल निकाय था कि उसमें किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में थे, तो समतली बल निकाय था। अब इसमें क्या है, असमतली बल निकाय मतलब किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में ना हो तो ऐसे बल असमतली बल कहलाते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है असमतली संगामी बल। असमतली संगामी बल के बारे में पढ़ेंगे जब बल निकाय में बलों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट प्लेन्स में हो बट उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही बिंदु पर मिले। जैसे कि फिगर से समझ रहे हैं कि यहाँ पे P1 दूसरे प्लेन में है, P2 किसी अन्य प्लेन में है, P3 किसी अन्य प्लेन में है, लेकिन तीनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक ही यूनिक पॉइंट पर मिल रही है तो इसे असमतली संगामी बल अर्थात नॉन कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस कहेंगे। फिर अगला पॉइंट आता है असमतली असंगामी बल। असमतली असंगामी बल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि इसमें क्या होता है कि जब लाइन ऑफ फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट प्लेन्स में हो एवं ये ना तो किसी बिंदु पर काटती हो और ना आपस में बराबर हो, ना किसी बिंदु पर काटती हो ना ही आपस में बराबर हो। जैसे कि देख सकते हैं कि एक बॉडी है, बॉडी में P1 P2 P3 फोर्सेस ये एक प्लेन में लग रहे हैं P4 P5 P6 एक प्लेन में लग रहे हैं, है ना, अलग अलग प्लेन है। इन फोर्सेस का प्लेन जो है अलग अलग है और ये ना तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है ना तो आपस में किसी बिंदु पर काटती है, ना काटती हुई प्रतीत होती है और ना ही आपस में बराबर है, तो इसे क्या कहेंगे, असमतली असंगामी बल कह देंगे। अगला पॉइंट आता है असमतली समांतर बल। असमतली समांतर बल जब बलों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट प्लेन में हो और लेकिन ये आपस में समांतर हो जैसे कि फिगर से समझ रहे हैं कि हम लोग एक बॉडी देख रहे हैं, बॉडी में ये दो फोर्सेस जो हैं एक प्लेन में है लेकिन ये आपस में पैरेलल हैं, ये दो फोर्सेस एक प्लेन में हैं, ये आपस में पैरेलल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मतलब ये क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। और ये दोनों हैं जो ये एक ही प्लेन में एक ही डायरेक्शन है, मतलब लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, है ना। तो इस तरीके से फोर्स सिस्टम समझ गए हम लोग। अब आगे पढ़ते हैं कोलिनियर फोर्स। कोलिनियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। यदि किसी बल निकाय के सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही रेखा पर कार्य करती हैं तो ऐसे बल को संरेख बल कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि मतलब जब दो फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन पर आ जाए तो ऐसे बल को कोलिनियर फोर्सेस कहते हैं। तो ऐसे बल को कोलिनियर फोर्सेस कहते हैं। जैसे कि फिगर से समझ रहे हैं कि एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे आ जाती है, एक ही लाइन पे आ जाती है तो ये समरेख बल हो जाता है ना। आगे समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जब किसी बॉडी के किसी बिंदु पर अनेक बल कार्य कर रहे हों तो उनमें से प्रत्येक बल वही प्रभाव डालता है जो अकेले उस बिंदु पर कार्य करने पर उत्पन्न होता है। यह बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं कोई बॉडी है, उस बॉडी पर अनेक फोर्सेस कार्य कर रहे हैं, तो उस बॉडी पर जब अनेक फोर्सेस कार्य कर रहे हैं तो उनमें से प्रत्येक बल वही प्रभाव उत्पन्न करेगा जो वह फोर्स उस बॉडी पर अगर अकेले लगा होता तो इफेक्ट डालता। तो इसीलिए इसे कहते हैं बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। अर्थात कह सकते हैं कि प्रत्येक बल पिंड पर अपना अलग अलग प्रभाव डालता है, बलों का प्रभाव एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता है। आगे पढ़ेंगे बल संचरणशीलता का सिद्धांत।
प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस के बारे में जानेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई बल किसी रिजिड बॉडी के किसी बिंदु पर कार्य करता है तो इसकी क्रिया रेखा पर किसी अन्य बिंदु पर भी कार्य करता हुआ माना जा सकता है। यदि कोई बल किसी रिजिड बॉडी पर किसी एक बिंदु पर कार्य करता है तो इसे इसकी क्रिया रेखा पर किसी अन्य बिंदु पर जो इसके बहुत पास में है उस पर भी कार्य करता हुआ माना जा सकता है, यदि यह बिंदु पिंड से दृढ़ता से जुड़ा हुआ एवं पास में है, बिल्कुल, है ना। तो इसे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं। जैसे कि एक बॉडी है ये एक बॉडी है, इस पे क्या हो रहा है कि P फोर्स A पर कार्य कर रहा है, P फोर्स पॉइंट A पर कार्य कर रहा है और P फोर्स ही पॉइंट B पर कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इस बॉडी पर दो फोर्सेज लग रहे हैं। तो इसका अगर हम लोग समझेंगे बात को, इसमें क्या होता है कि किसी रिजिड बॉडी के पॉइंट A पर P फोर्स कार्य कर रहा है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन OA है, और तब यह बल मतलब जो यह बल OA है, मतलब OA लाइन जिसकी लाइन ऑफ एक्शन OA है, तब यह बल उसी क्रिया रेखा के अन्य बिंदु B पर ट्रांसमिट किया जा सकता है। बिंदु B पर कार्यरत बल का प्रभाव दृढ़ पिंड पर वही होगा जो कि बिंदु A पर कार्यरत बल का था। अर्थात कह सकते हैं कि जो इफेक्ट बॉडी पर ये पॉइंट A पर डाल रहा था P फोर्स, OA फोर्स, वही इफेक्ट पॉइंट B पर मानने पर भी डालेगा, है ना। आगे पढ़ते हैं। परिणामी बल। मैकेनिक्स में ज़्यादातर जैसे किसी बॉडी पर फोर्सेस लग रहे हैं, कई सारे फोर्सेस, तो उनको सॉल्व करने में रिजल्टेंट फोर्सेस और रिजोल्यूशन, कंपोजिशन समझना पड़ता है। उनका मतलब इफ़ेक्ट जानना ज़रूरी है, कैसे निकाले जाते हैं। ये आगे समझेंगे जब न्यूमेरिकल में, लेकिन यहाँ पे थ्योरी पढ़ते हैं। परिणामी बल होता क्या है? यदि किसी रिजिड बॉडी पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हों तथा इन सभी बलों के स्थान पर केवल एक बल समान प्रभाव का हो तो इसे परिणामी बल कहते हैं। जैसे किसी बॉडी है, बॉडी पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं, इधर ये, लेकिन इन सभी के इफेक्ट एवं मैग्नीट्यूड के बराबर एक फोर्स ये कार्य कर जाए जो इन सभी बलों का प्रभाव के बराबर हो, तो इसे रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। ये इधर भी बना है, उधर भी अपोजिट डायरेक्शन में बन सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में ही बनेगा क्योंकि उन दोनों का रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जिधर बना हुआ है ये उसके अपोजिट बनेगा। यदि किसी रिजिड बॉडी पर मीन्स इधर बनेगा, ये गलत है। यदि किसी रिजिड बॉडी पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हों तथा इन सभी बलों के स्थान पर केवल एक बल समान प्रभाव का हो तो इसे परिणामी बल कहते हैं। मतलब दो फोर्सेज ये पहले लगे हुए थे, ये पहले लगे हुए थे, इनका रिजल्टेंट ये फोर्स आ गया, तो इन दोनों के रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का जो प्रभाव इस बॉडी पर था उसी के बराबर ये फोर्स है। आगे पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फोर्स के बारे में। बलों का संयोजन, एक होता है बलों का संयोजन, एक होता है बलों का वियोजन। किसी पिंड पर कार्य कर रहे विभिन्न बलों का परिणामी रिजल्टेंट ज्ञात करने के प्रोसेस, ये प्रक्रम को बलों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फोर्स कहते हैं। किसी पिंड पर कार्य कर रहे विभिन्न बलों का परिणामी ज्ञात करने के लिए बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी पर, उनका रिजल्टेंट ज्ञात करने के लिए जो प्रक्रम अपनाया जाता है उसे बलों का संयोजन कहते हैं। चूँकि बल एक वेक्टर क्वांटिटी है, बलों का सदिश योग वेक्टर एडिशन विधि द्वारा किया जाता है। बलों का जो योग है वो वेक्टर एडिशन विधि द्वारा किया जाता है। बलों के संयोजन की यही मुख्य विशेषता है। इसे सदिश योग विधि का प्रयोग बलों के संयोजन में विभिन्न नियमों के अंतर्गत किया जाता है, जैसे कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस। तो इस तरीके से फोर्सेस का कंपोजिशन हम लोग समझ गए, रिजल्टेंट फोर्सेस निकालना समझ गए,
प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी या फोर्सेस पढ़ लिए, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस पढ़ लिए, कोलिनियर फोर्सेस पढ़ लिए, फोर्सेस सिस्टम पढ़ लिए और टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ लिए। तो इस तरीके से हम लोग आज इतना पढ़ लिए। आज के लिए इतना ही है। हम लोग इसी तरीके से मैकेनिक्स को धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। एक रिक्वेस्ट ये है आप सभी लोगों से कि जो लोग लेक्चर देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं कि लेक्चर में क्या खामियां हैं, क्या मतलब कैसे अच्छा किया जा सकता है। कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें। थैंक यू।